वेलकम एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है क्लास 12 का पार्टनरशिप सीरीज का पहला चैप्टर, जो कि है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप का। अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो पार्टनरशिप सीरीज में आगे के चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से कभी भी समझ में नहीं आएंगे, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो। ठीक है, आगे हम लोग को ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि थोड़े से हार्ड चैप्टर है। तो उसका बेसिक्स फंडामेंटल, यहाँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 है आपका। ठीक है, और यहाँ फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स। बेसिक्स आप यहाँ पर सीखोगे। पार्टनरशिप के जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जिन बातों का ख्याल रखना है, किस हिसाब से पार्टनरशिप को सॉल्व करना है, कैसे पार्टनरशिप में इंट्रीज ट्रांसफर करने हैं, आप सारे के सारी चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम दे के सीखिए। अगर टाइम नहीं है तो आप जब भी फुर्सत मिलेगा आप इस वीडियो को अभी फिलहाल सेव कर लो, और जब टाइम मिलेगा तब जाके आप इसे अच्छे तरीके से आप देखना, और आपका पार्टनरशिप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। होता यह है कि आप जब पार्टनरशिप शुरू करते हो तो इसको कंप्लीट होते 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 4 से 5 महीना लग जाता है। अब उस दौरान आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि आप पार्टनरशिप आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, कहीं पर भी पढ़ाई हो रहे है, तो आप उसको प्रॉपर पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई प्री प्लान सॉल्यूशन आपको मिलते जा रहा है। तो आपको ये चीज रियलाइज होने में टाइम लग जाता है कि आपसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं। जब हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एंड आफ्टर 4 और 5 मंथ जब एग्जाम्स होते हैं और अब जब बैठ के रिवाइज करने के लिए बैठते हो कि हम रिवाइज करेंगे, चलो एग्जाम होने वाला है, तब जाके आपको रियलाइज होता है कि यार मेरे से तो ना एडमिशन बन रहा है, ना रिटायरमेंट बन रहा है, ना डेथ बन रहा है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप शुरू से एक एक चीज को बहुत अच्छे से तरीके से देखो। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, टाइम देके समझते हैं, तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। फुल गारंटी के अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आपका आ जाएगा, है ना। तो इसे 2 मिनट के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, क्योंकि 2-4 मिनट में कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होता है। 2-4 मिनट में कभी भी आप चीजों को एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते हो। तो आप इसको टाइम दो और तरीके से सीखो, और फिर आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल का यहाँ क्या मतलब है? बेसिक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे? बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप शुरू करने से पहले आपसे सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, वाई पार्टनरशिप? क्यों पार्टनरशिप का जरूरत पड़ रहा है? कि पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस क्यों आया, क्यों हुआ है पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस, क्यों जरूरत पड़ रहा है आपको पार्टनरशिप का ये चैप्टर पढ़ने का? क्योंकि जब हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे क्लास 11 में, याद करो कि जब आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था, कि बिजनेस करने के तरीकों के बारे में सीखा था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस करने का तरीका होता है, पार्टनरशिप बिजनेस करने का तरीका होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने पढ़ा था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो देखो पार्टनरशिप का जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि देखो अकेला बंदे जब बिजनेस करता है, एक बंदा जब खुद बिजनेस कर रहा होता है, तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने का क्या मतलब है? सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है? फंड का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम। अकेला बंदा बहुत ज्यादा पैसा अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता है, पॉसिबल नहीं है। वो एक लिमिटेशन तक ही पैसा लगा सकता है। लेकिन जब वो पार्टनरशिप करता है और कई लोग जब बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं, तो ज्यादा लोग रहेंगे तो ऑब्वियस है कि ज्यादा पैसा बिजनेस में लगेगा। एक बंदे के कंपैरिजन में 10 लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे, है ना। डिसीजन मेकिंग, अकेले बंदा हर चीज के रिगार्डिंग डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। जब 8-10 लोग होंगे तो क्वालिटी डिसीजन लिया जाएगा, है ना। तो डिसीजन लेने में दिक्कत होता है, डिसीजन का प्रॉब्लम होता है। फिर एविबिलिटी का प्रॉब्लम है। 24/7 अपने बिजनेस को आप कभी भी टाइम नहीं दे सकते हो। अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो 24/7 अगर आप सोचोगे कि अपने बिजनेस को हम टाइम दे दे, पॉसिबल नहीं है। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, एक्सपेंशन करोगे, ग्रोथ में जाओगे, है ना। आप अपने बिजनेस के को ग्रो कराने की कोशिश करोगे, एक्सपैंड करोगे अपने बिजनेस को, उसके बिजनेस के ब्रांचेस अगर स्टार्ट करोगे, तो आप खुद एक जगह बैठ के सारे बिजनेस को कंट्रोल कर पाना, सारे ब्रांचेस को कंट्रोल कर पाना आपके लिए क्या पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। वहां पर आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, ट्रस्टफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब प्रॉब्लम आता है जब एक बंदा जब बिजनेस करता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये सब प्रॉब्लम आने की वजह से वो बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं कर सकता है। तो अगर अगर आप चाहते हो कि बड़े लेवल पे आप बिजनेस करो, तो आपको क्या चूज करना होगा? पार्टनरशिप के फॉर्म में जाना होगा और आपको पार्टनरशिप चूज करना होगा।
तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, वाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक बंदे के साथ बिजनेस करने में बहुत तरह के लिमिटेशंस आ रहे थे, है ना। उन लिमिटेशंस को दूर कौन करता है, पार्टनरशिप करता है। इस वजह से हमें पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है। नाउ अब हम लोग ये देख समझेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से समझते कि जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा फॉलो करते हैं हम लोग। पार्टनरशिप एक्ट जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी 1932 को फॉलो करेंगे। ये हमारा क्या है, पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट हम लोग फॉलो करेंगे 1932, ठीक है। और अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008, ये एलएलपी आया है ना, आपको ध्यान रखना है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन से एक्ट में आता है, 2008 एक्ट में आता है। और पार्टनरशिप एक्ट हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं, 1932। तो अभी हम लोग का जो बुक है फाइनेंशियल अकाउंट, उस पे जो पार्टनरशिप दिया गया है वो 1932 के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो 1932 पार्टनरशिप के बारे में क्या बोलता है, 1932 बोल रहा है कि पार्टनरशिप के बारे में, क्या पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, दो, और उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। वो हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में शेयर करने वाले हैं। सब कोई बिजनेस को चलाएगा, कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब है कि सारे लोग बिजनेस को चलाएंगे, तो कोई एक बंदा दूसरे के बिहाफ में काम करके बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, है ना। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में काम करके बिजनेस को चला सकता है। इस डेफिनेशन का शॉर्ट में ये मतलब है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इलिब्रेट करते हैं और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है। अकेला बंदा खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, कम से कम दो लोग चाहिए। जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं लाइफ पार्टनर, एक वर्ड है लाइफ पार्टनर, उसमें भी कितने लोग आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, मम्मी पापा आते हैं, है ना। तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए। मिनिमम कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए। और मैक्सिमम कितने होंगे, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होना चाहिए कि भाई पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो होंगे वो 50 होंगे। अच्छा, एक जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम 50 लोग होंगे, ये कहाँ रिटर्न है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ मेंशन किया गया। तो आप मोस्ट ऑफ द बच्चे जिन्होंने पढ़ नहीं रखा है वो ये सोचते हैं कि यार पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 है, तो 1932 में लिखा होगा कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 50। बट ऐसा नहीं है। ये कहाँ मेंशन किया गया है, मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे, ये कंपनीज एक्ट 2013 के कंपनीज एक्ट में मेंशन किया गया। कंपनीज एक्ट में मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 50 होंगे, मिनिमम मेंबर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग को जो फीचर समझ में आया कि पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि दे वो हैव एग्रीड, यानी कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। मतलब आप ओरल एग्रीमेंट भी रख सकते हो। आपने किसी को बोला कि चलो यार बिजनेस करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, वो एग्री हो गया, आपका पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया। तो पार्टनरशिप करने के लिए कोई रिटर्न कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। आप ओरल कंसेंट के थ्रू भी पार्टनरशिप कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। हमेशा ये बेहतर होता है कि चीजों को आप लिख कर रखो, रिटर्न एग्रीमेंट रखो, सो दैट कि आप फ्यूचर के कंफ्लिक्ट से बच सको, फ्यूचर के लड़ाई झगड़ों से बच सको। क्योंकि जब बिजनेस में पैसा आएगा तो पार्टनर्स के व्यूज चेंज होंगे, है ना, उनका मन चेंज हो जाता है। पैसों को लेके उनके थॉट्स और एग्रीमेंट वो पुराने वाले भूल जाते हैं और उनको लगने लगता है यार मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे कम पैसा मिल रहा है, इसको ज्यादा लग रहा है ना। तो वहां लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से अगर आप चाहते हो कि इस तरह के कंफ्लिक्ट शॉर्ट आउट हो और इस तरह के कंफ्लिक्ट हो ही नहीं, तो रिटर्न एग्रीमेंट रखो। रिटर्न एग्रीमेंट रखने से कोई भी पार्टनर बाद में बदलेगा नहीं, है ना। तो बेहतर होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट रखना, बट ओरल एग्रीमेंट के साथ भी पार्टनरशिप आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो हैव शेयर्ड। अब देखो आगे क्या है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वो लोग क्या शेयर करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। टू शेयर द प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ लॉस मेंशन नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप में लॉस करने के लिए कोई भी पार्टनरशिप नहीं करता है।
इस वजह से इस यहाँ पर प्रॉफिट ही सिर्फ मेंशन किया गया है, लॉस मेंशन नहीं किया गया। बिजनेस पार्टनरशिप में ये इंटेंशन के साथ हम लोग पार्टनरशिप करते हैं कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाओगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो सबसे पहला क्या है, एज पर द एग्रीमेंट। एज पर द एग्रीमेंट, आपके बिजनेस में का जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट शेयर होगा। या तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट हमेशा कैसे होगा? इक्वली होगा। एकदम ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब कैसा कुछ सिचुएशन आ सकता है, देखो मान लो कि ए है और बी दो पार्टनर है। ए ने बिजनेस में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और बी ने बिजनेस में सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट किया है, और आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। आपने बिना रिटर्न एग्रीमेंट के बिजनेस में पार्टनरशिप को स्टार्ट किया, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों के बीच में कैसा रहेगा? इक्वली रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक पार्टनर ज्यादा पैसा लगा रहा है और दूसरा पार्टनर कम पैसा लगा रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्रीमेंट है तो बेहतर है, एग्रीमेंट नहीं है तो हमेशा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। who have agreed to share the profit of the business। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है कि बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस हमेशा लीगल बिजनेस के में पार्टनरशिप होता है, इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं होता। आप ड्रग्स बेच रहे हो, वेपन्स बेचने की कोशिश कर रहे हो और उसने सोच रहे हो कि आप पार्टनरशिप कर लोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो ड्रग्स वगैरह मतलब जो भी बिजनेसेस गवर्नमेंट ने इलीगल करार दे दिया है उसमें पार्टनरशिप नहीं होगा। आप पार्टनरशिप कर लोगे भी तो वो मतलब इन द सेंस ऐसा समझो कि वो लीगल पार्टनरशिप नहीं होगा। आप जो पार्टनरशिप के जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो उसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मान लो कल को लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप कोर्ट जाके या कहीं पे भी जाके उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। आप बोलोगे ड्रग्स बेच रहे हैं, पुलिस उठा के आपको ऐसे ही जेल में डाल देंगे, है ना। तो इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं होता है, लीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होता है। ये पॉइंट को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें वो ये दिया हुआ है कि कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब क्या है कि सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे और सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाएंगे। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ये होता है कि एक पार्टनर, मान लो 3 बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है, और 2 पार्टनर को किसी रीजन की वजह से 2 पार्टनर 1 हफ्ते तक बिजनेस में नहीं आएंगे। तो जो पहला पार्टनर है वो अपना भी काम करेगा और बाकी 2 पार्टनर के भी बिहाफ में काम करेगा। तो इसका मतलब यही है कि वो खुद का भी काम करेगा और दूसरे पार्टनर के बिहाफ में काम करेगा। तो उम्मीद है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग समझ सकते हैं पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं। रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट जो हम पार्टनर्स के बीच का होता है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है, एग्जाम में 3 मार्क्स कैरी करता है। हमेशा नहीं पूछा जाता है बट कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड को याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका, आप ये सोचो आप खुद एक पार्टनर हो और दूसरे पार्टनर और तीसरे 2-3 लोगों के साथ आपने पार्टनरशिप कर रखा है और आपने एक एग्रीमेंट बनाना है जिससे कि आपको फ्यूचर में बिजनेस चलाने में हेल्प हो। तो उस एग्रीमेंट में आप क्या क्या चीजें लिखोगे, है ना। तो आप अगर इस पॉइंट से सोचोगे तो 2 मिनट में आपको ये अपने आप याद हो जाना है। सबसे पहला क्या है? नेम ऑफ द फर्म। आप क्या लिखोगे? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम लिखोगे। फिर लोकेशन लिखोगे कि फर्म का लोकेशन क्या है। नेचर लिखोगे, किस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। ये भी आप इसमें मेंशन करोगे कि भाई हमारा जो बिजनेस होने वाला है ये कपड़े का होने वाला है और शूज का होने वाला है। तो आप वो भी चीज में क्या करोगे? मेंशन करोगे। तो फर्म के रिगार्डिंग आप 3 चीज मेंशन कर दिए, नेम, लोकेशन, नेचर। फिर आप पार्टनर्स में आते हैं, पार्टनर्स के नेम लिखोगे, है ना। आप पार्टनर्स के नेम लिखोगे कि पार्टनर का क्या नाम है। फिर आप क्या लिखोगे? पार्टनर्स के द्वारा लगाया गया कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, कितना पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, कितना बिजनेस में उन्होंने कैपिटल लगाया है ना। आप ये लिखोगे। फिर इसमें क्या लिखोगे? इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल जो उन्होंने लगाया है उसमें उसे इंटरेस्ट कितना मिलना है। रेम्यूनरेशन,
रेम्यूनरेशन, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन का मतलब होता है आपको सैलरी क्या मिलेगा, आपको कमीशंस अगर मिलने हैं, पार्टनर से कमीशन मिलना है तो किस कंडीशन पे मिलेगा। तो ये सारे किसी भी तरह के रेम्यूनरेशन मिलने वाले हैं, वो भी सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे मोड ऑफ डिस्प्यूट, सॉल्व मोड ऑफ डिस्प्यूट। अगर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा फ्यूचर में होता है तो किस तरीके से उस चीज को हम लोग सेटल करेंगे, वो भी आप मेंशन करोगे कि आपस में सेटल करेंगे, कोर्ट में लेके जाके सेटल करेंगे। वो सारा का सारा चीज इसमें क्या होता है, मेंशन होता है। तो आप 2 मिनट में चीजों को याद कर सकते हो। आप खुद आपको सोचना है कि आपने डीड बनाना है, तो आप क्या क्या चीजें इसमें लिखोगे कि आप उससे फ्यूचर में हर तरह के कंफ्लिक्ट आपके डीड से सॉल्व हो जाए। तो आप वो सारा का सारा डिटेल इसमें डाल दो, जिससे कि फ्यूचर में किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट हो तो आप ये डीड दिखाओ और डीड के थ्रू ही क्या हो जाएगी, आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमें सीखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, आपको ये देखना है। वो रूल्स के बारे में आपको जानना है और इसी रूल्स के बेसिस पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है हम लोग अभी 1 बाय 1 कवर अप कर रहे हैं, और जब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो इसका बनेगा उसमें प्रैक्टिकल पार्ट को हम लोग कवर अप करेंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसे याद रखना है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। ठीक है। तो प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस पाएंगे, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग सारे थ्योरेटिकल पार्ट को कवर अप कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा, नॉट चार्ज, नॉट अलाउड। हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सैलरी या एनी रेम्यूनरेशन, सैलरी या एनी रेम्यूनरेशन, ये भी सेम है, ना सैलरी देंगे ना किसी तरह का रेम्यूनरेशन देंगे। ठीक है। थर्ड में आप थर्ड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी अलाउ नहीं करेंगे। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन पे करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। प्रॉफिट कैसे हम लोग शेयर करेंगे, इक्वली। फर्क नहीं पड़ता है कि किस पार्टनर ने कितना काम किया है, किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, ये सब सब चीजों को इग्नोर करना है आपको। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है। ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना पे करेंगे, 6% पे करेंगे। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करेंगे, 6%। मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि ये लोन उस लोन के पॉइंट से हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने बैंक से ले रखा है। तो अगर फर्म ने लोन बैंक से ले रखा है तो उस कंडीशन में बच्चों को लगता है कि उसमें 6% का इंटरेस्ट पे करेंगे, जो कि नहीं है। अगर आपने बैंक से या फाइनेंशियल किसी भी बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, फर्म ने अगर लोन ले रखा है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ठीक है। फर्म ने अगर किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो जो बैंक ने डिसाइड कर रखा है वो बैंक के अकॉर्डिंग होगा, बैंक के डिसाइडेड होगा वो, या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बैंक का आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 13% है। अगर अब आप जाके बैंक को बोलोगे कि मेरा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम 6% देंगे, इज इट पॉसिबल, बैंक वाला मानेगा? बैंक वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास डीड हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किस लोन के पॉइंट से बातें किया जा रहा है, ये वो लोन के पॉइंट से बातें किया जा रहा है जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है। पार्टनर ने जो लोन, ये जो लोन है ना, पार्टनर ने किसको दे रखा है, फर्म को दे रखा है। यस, कभी कभी पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म को लोन देते हैं, फर्म को लोन का जरूरत है, पार्टनर्स ने बोला यार जो बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे उससे अच्छा है कि मेरे को दे देना, हम ही पैसा दे देते हैं। तो कोई पार्टनर बहुत अमीर है तो उसने क्या कर दिया, फर्म को लोन दे दिया,
और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे करेगा, 6%। और अगर एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से पे करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि किस लोन के पॉइंट से बात हो रहा है। बैंक वाले लोन के पॉइंट से यहाँ बात नहीं हो रहा है, ये वो लोन के बारे में बात हो रहा है जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो अभी आपको बता देते हैं, सो दैट कि आप सीरीज को कवर करो तो आपको क्लैरिटी हो, है ना। हम लोग पढ़ेंगे चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस। उसके बाद हम लोग सीखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और इससे पहले कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सीखेंगे बहुत ही डिटेल में। सो अगर आप फुल टू फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, तो लाइन से और अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो, बिना स्किप किए, बिना पास किए। आप टाइम दो 2 मिनट का, मतलब 2 मिनट का नहीं, सॉरी, आप पूरा टाइम दो इसको और आप देखना कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा क्या होने वाला है, स्कोर होने वाला है। ठीक है।